चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा आपने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हमें एक इक्वेशन दिया गया था और इक्वेशन से हमने कुछ वैल्यूज पूछी थी जो कि आपने कर लिए होंगे क्वेश्चंस। और अब जो है, जो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट अगर हम बात करें, 10 से 20 तक तो हमें जो है समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? समीकरण फाइंड आउट करना है। ठीक है। और फिर से मैं एक बात जो दोबारा कहूंगा इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, कि ये सब समीकरण आप निकाल सकते हो आसानी से अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को देखा होगा तो इंट्रोडक्शन के अंदर सारी बातें बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया से बता चुका हूँ, एग्जाम्पल्स भी कराए थे। तो इक्वेशन निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप 10 से लेके 20 तक, जो 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन आप 11 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से आराम से अपनी रफ कॉपी में आराम से लगा सकते हो बैठ करके। कोई दिक्कत परेशानी आए तब इस लेक्चर में आप आए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके ना पहले कर लें, एक बार देख लें एक बार करके कि कितने पानी में हम अब तक आए हैं। ठीक है। तो हमें समीकरण फाइंड आउट करना है और कुछ प्रतिबंध दिए हैं, कुछ कंडीशंस दी हैं। देखो समीकरण क्या है, आपको सिर्फ ये जज करना है कि आपका जो दीर्घवृत्त है वो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो ना, अगर ऐसा बनता हो तो उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर ऐसा बनता है तो उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको अगर ये पता चल जाता है कि कौन सा बनेगा तो आप उसी हिसाब से ए बी के मान रख दोगे और आपका इक्वेशन बन जाएगा। और आप आसानी से डायग्राम बना के आप आसानी से देख पाओगे कि कौन सा बनेगा। जैसे आप 10वें क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से बनाऊं, तो उसने कहा शीर्ष जो है वो प्लस माइनस 5,0 है। तो यानी कि केंद्र तो हमेशा मूल बिंदु है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मानक रूप है। तो केंद्र मूल बिंदु रहेगा और ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा। प्लस माइनस 5,0 यानी कि 50 एंड माइनस 50 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5, लगभग यहाँ कहीं ना कहीं आपको 5,0 मिल जाएगा, यानी कि एक शीर्ष। और आप अगर दूसरे शीर्ष की बात करोगे तो 1 2 3 4 5, लगभग यहाँ के आसपास आपको दूसरा शीर्ष मिल जाएगा, जो कि होगा आपका माइनस के 5,0। ठीक है ना। अब तो इसका मतलब सीधी सी बात है यार, एलिप्स इस तरीके से बनेगा, ये दीर्घवृत्त ऐसा बनेगा। इधर थोड़ा सा ज्यादा चला गया, लेकिन चलिए समझ लो, भावनाओं को समझ लो यार, इसमें क्या है, ऐसा बनेगा। इसकी जो नाभियां होंगी कहीं ना कहीं कहाँ होगी? यहाँ को कहीं ना कहीं है 4,0 और मेरे बेटे यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस का 4,0 है ना, माइनस का 4,0। तो दो नाभियां हैं, एक F1 हो गई, एक F2 हो गई। अच्छा, जनरली क्या होता है, जो इस शेप वाला जो आपका शेप वाला जो दीर्घवृत्त होता है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो जो नाभियां होती हैं वो होती हैं -C,0 एंड C,0। ये जो शीर्ष होता है वो होता है A,0 और ये वाला जो शीर्ष होता है वो -A,0। तो अगर मैं इसकी तुलना करूं तो बड़ा सिंपल है कहना कि जो C है वो 4 होगा और जो A है वो आपका 5 होगा। चेक कर लो दोनों फिगर्स को तुलना करने पर, है ना। चित्र से हम क्या कहते हैं, चित्र से। तो जब ये हो गया, अब आप बी निकाल लो। पहले क्या निकालोगे? बी। अब बी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 25 और माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है ना। इसका मतलब ये रहा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस के 16, यानी कि बी स्क्वायर आपको मिलेगा 5 और 4 9 और बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। अब मनमांछित फल मिलेंगे। आपको क्या चाहिए? समीकरण। आपको क्या चाहिए? समीकरण। और समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज व्हाट? ए स्क्वायर आपको पता है 5 है, तो 25 आ जाएगा एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इज 4 है ना, ये 4 इज इक्वल टू 1। तो आप उठा करके आंसर लिख दोगे, आप आंसर लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपका इस तरीके से आपको जज करना है कि कौन सा एलिप्स बनेगा, कौन सा दीर्घवृत्त बनेगा, तो फिर आसानी से आपके मजे आएंगे भाई। ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है ना। अरे एक मिनट, क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया?
बोल कुछ रहा हूँ करके, 25 में से 16 जाके 9 बचते हैं ना यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 3। तो आंसर में मैं देख के याद आया कि यहाँ पे 9 आएगा फिर, ठीक है, ओके। ऐसे ही आप अगर देखें क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही जज करना है आपको कि कौन सा फिगर बनेगा, और उसी हिसाब से इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसी हिसाब से इक्वेशन को बना लेंगे, ठीक। तो इन द क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप बात करोगे तो ये आएगा, देखो हमें शीर्ष जो दिए गए हैं, शीर्षों के जो निर्देशांक दिए गए हैं वो दिए गए हैं 0, n प्लस माइनस के 13, और जो नाभि दी गई है, वैसे याद हो जाती हैं चीजें, नाभियां दी गई हैं 0, प्लस माइनस 5, ठीक है ना, आपके पास में प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस 5 चलिए प्लस माइनस 5। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा प्लॉट करूं, इस पूरे जो डेटा हमें दिया गया है, तो 0,13 कहाँ बनेगा, ये कहीं को यहाँ बनेगा, है ना, क्योंकि 0,13 यहाँ आ जाएगा और 0, माइनस के 13 यहाँ कहीं को आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट बनेंगे। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये मूल बिंदु है आपका, और नाभियां है 0, प्लस माइनस 5, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 0,5 यहाँ आ जाएगा, और 0, माइनस 5 जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये नाभियां हो गई। तो भाई ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इस तरीके से इलिप्स। और इसका इक्वेशन आपको पता ही है, इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप सुनो मेरी बात, यहां से अगर कंपेयर करोगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्योंकि आपको पता नाभि क्या होती है, नाभि तो 0, c होती है ना, तो इसका मतलब यहाँ से c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू जो है वो 5 है, एंड a की जो वैल्यू है वो 13 है, ठीक है ना, a की जो वैल्यू है वो 13 है। तो b निकाल लो पहले। तो आपको पता है a स्क्वायर, आपको पता है c स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसे कर लो ना, इसको लिखो b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 169 माइनस c स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144, या b की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है ना। तो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 144 एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 169, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 169 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 11वें क्वेश्चन को इस तरीके से देख सकते हैं। मैं यार पेपर क्यों नहीं मोड़ लेता, बार बार आंसर शीट खोलता हूँ पीछे, वो मिलती नहीं है मुझे, फिर इस बार मैं पेपर मोड़ लूँगा। तो ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपका, ठीक, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 10वें के तरीके से आप करेंगे, मैं 12वें पे हाथ भी नहीं लगाऊंगा यार। 13वें पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मेरा है चलिए ठीक है, ओके। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौक जरा बड़ी सी ले लें बात, तब बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है दीर्घ अक्ष जो है हमारी, आप एनसीईआरटी किताबों में देखते हैं, दीर्घ अक्ष जो है, दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु, ठीक है ना, अंत्य बिंदु मतलब बता दूंगा आपको क्या होता है ये, ठीक है। अंत्य बिंदु जो है, ठीक है ना, बिंदु जो है वो क्या है, वो है प्लस माइनस 3,0, ठीक है ना। और लघु अक्ष के, लघु अक्ष के, लघु अक्ष के अंत्य बिंदु जो है, अंत्य बिंदु जो है, ठीक है जी, वो है 0, प्लस माइनस 2। तो समीकरण बताओ। देखो बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर मेरे पास कोई भी इलिप्स है, तो आपको इतनी बात तो पहले ही पता है, जो मैं बता चुका हूं आपको, कि ये वाली जो अक्ष है इसको हम दीर्घ अक्ष कहते हैं, और ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है ये शीर्ष भी कहलाते हैं, और ये दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु भी कहलाते हैं। मतलब ये वाले पॉइंट
ये वाले जो पॉइंट है ये a,0 है ना, और ये वाला पॉइंट माइनस का a,0 ये दीर्घ अक्ष का आपका दीर्घ अक्ष का अंत्य बिंदु है। और ऐसे ही जो सी डी है दैट इज सी एंड डी ये लघु अक्ष के अंत्य बिंदु हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, b और ये होता है 0, -b, है ना आपके पास में। ठीक, तो अब इसी को जो डेटा दिया गया है इसको आप कार्टेशियन प्लेन के अंदर है ना बनाओ। तो जब इसको बनाएंगे ना ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा यार, पहले ही हवा में पहले पॉइंट दिखाएंगे ना तभी तो मिलाएंगे ना पॉइंट्स को। लेट्स बनाओ, देखो तो देखो ध्यान से, उसने कहा कि प्लस माइनस के 3, तो इसका मतलब ये अगर मूल बिंदु ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस तो 3 यानी कि 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पहला पॉइंट होगा जैसे 3,0 वाला, और पीछे की तरफ 1, 2 एंड 3 है ना, दूर हो गया ज़्यादा, ठीक है थोड़ा पास ले आओ, ठीक है ये वाला एक पॉइंट और होगा और ये होगा माइनस का 3,0, ये कौन सी है दीर्घ अक्ष है, यानी कि ये आपकी दीर्घ अक्ष बन जाएगी, इसको अगर आप ए कह लोगे इसको आप बी कह लोगे तो दीर्घ अक्ष बन जाएगी। उसके बाद में कहा है अंत में लघु अक्ष का मतलब है कि देखो 0,2 तो 1 एंड 2, तो यहाँ पे 0,2 एंड 1,2, तो दिस इज 0,-2, ठीक है। तो अगर मैं ठीक है ना, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो मेरा एलिप्स इस तरीके से बन जाता है, और अगर मैं तुलना करता हूँ तो a का मान अगर हम देखें तो मेरा 13 है, 3 है, और b का मान 2 है, तो इसका समीकरण क्या होता है, इसका समीकरण होता है x² एंड प्लस y² इज इक्वल टू 1, यानी कि x² का मतलब 9 एंड y² का मतलब 4 इज इक्वल टू 1, दैट इज योर आंसर। बताओ कुछ था क्या? कुछ भी तो नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको परेशान कर रहा हो, तो ठीक है ना, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 13, मेरा 13, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, इन क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, मैं इसको वीडियो को पॉज करके रफ कर सॉरी मतलब पॉज करके आप नोट कर लो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। तो 14 के अंदर जो कही है बात, ठीक है ना, 14 के अंदर जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। उसने कहा है कि दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु 0, ये बदल दिया उसने 0, प्लस माइनस √5 है, ठीक है, और अंत्य बिंदु जो इसके हैं वो प्लस माइनस 1,0 है। तो डायग्राम में अगर इसको प्लॉट कहीं किया जाए तो वेरी आसान है ना आपके पास में, ओके। तो देखो 0, जो दीर्घ अक्ष है वो है 0, √5 जो होता है ना, ध्यान रखें √5 की जो वैल्यू होती है, √5 जो है उसकी वैल्यू लगभग 2.141 के आसपास होती है, 141 समथिंग ऐसी होती है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं कैलकुलेट, लेकिन 2 से ज़्यादा होती है, ध्यान रखें किससे ज़्यादा होती है, 2 से ज़्यादा। तो अगर मैं ध्यान दूँ इस पॉइंट को प्लॉट करूँ तो 1, 2, इससे थोड़ा सा ऊपर कहना कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0,5 एक पॉइंट हमें मिल जाएगा, ऐसे नीचे 1, 2 एंड यहाँ थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो लगभग यहाँ पर हमें 0, आपके पास में 0, -√5 मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारी दीर्घ अक्ष है, अगर ये दीर्घ अक्ष है तो सीधी बात है वो वर्टिकल वाला बनेगा, ओके। और उसमें कहा है कि लघु अक्ष का अंत्य बिंदु है 1, यहाँ पे आ जाएगा कहीं ना कहीं 1,0 और इधर की तरफ -1,0, तो ज्वाइन करा लो ना इनको, ये ऐसा बनेगा, ये दीर्घवृत्त ऐसा बनेगा, है ना। और जब दीर्घवृत्त ऐसा बनेगा इसका इक्वेशन होता है x² इज इक्वल टू नहीं प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो अगर देखा जाए यहाँ से कंपेयर कर लें तो a की जो वैल्यू है √5 होगी और b की वैल्यू जो है 1 होगी, तो रख लो आंसर में x² प्लस y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है ना। चलिए तो भाई चलें 15वां 16वां देखते हैं, रफ करो 15वां 16वां देखते हैं। 15वें 16 में क्या कंडीशन दी है उसको देख लेते हैं।
उसने कहा दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है ना, ठीक है ना, दीर्घ अक्ष की लंबाई जो है 15वें में कहा गया दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई इज व्हाट, वो जो दी गई है वो 26 दी गई है। दीर्घ अक्ष होता कितना वो देखेंगे अभी। और जो नाभियां दी गई हैं, नाभियां जो दी गई हैं वो दी गई हैं ±5,0, ±5,0। तो अब ध्यान से देखो, दीर्घ अक्ष तो हमेशा 2a होता है, तो यानी कि 26, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13, है ना, सीधी सी बात है। और नाभियां जो होती हैं आपको पता c,0 होती है। नाभियां जो होती हैं, नाभियां बेसिकली क्या होती हैं, ±c,0, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना, कंपेयर करके। तो अगर डायग्राम में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे हमें b की वैल्यू चाहिए। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये जो नाभि है, ये तो एक्स अक्ष पे है ना, ठीक है ना, तो इसका मतलब डायग्राम तो सीधी बात है, सीधी बात है, डायग्राम ऐसा ही बनेगा, क्योंकि नाभियां जो हैं वो कहाँ हैं, एक्स अक्ष पर हैं, 5,0 एंड माइनस का 5,0, और ये जो लेंथ है ये पूरी है 26, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की 26 है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो आप b निकालो पहले, तो होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, अरे नहीं, c स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो c स्क्वायर है 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169 एंड माइनस b स्क्वायर, या फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस के 25, b स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यानी कि b इज इक्वल टू आ जाएगा 12, है ना। इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 169 एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 144 इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ जाएगा आपका। और अगर बात करें सोल्व क्वेश्चन की, तो सोल्व क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपका ये वाला इलिप्स बनेगा, है ना, ऊर्ध्वाधर वाला। इसका इक्वेशन जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप ए बी के मान निकाल लेना और इसमें रख लेना, तो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए, सिमिलरली 17वें क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, ए का मान दे दिया है, ना भी दे दी है, आप अपने आप देख लेना आराम से, बहुत सरल। देखो, मेरा क्वेश्चन छोड़ने का मतलब वही होता है जो क्वेश्चन आप बिल्कुल कर पाते हो। हल्की सी भी एक टेक्निकल पॉइंट कहीं भी आता है तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ना पसंद नहीं करता, फिर अमूमन वो क्वेश्चन मैं खुद कर देता हूँ। हल्की सी बात होती है तो मैं अब 18 पे जाऊंगा, सीधा किस पे जाऊंगा, 18 पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखें, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखें तो देखना तो पड़ेगा ही भाई, ठीक है ना, एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। कह रहा है कि b इज इक्वल टू तो 3 है, b इज इक्वल टू 3 है एंड c इज इक्वल टू 4 है, और केंद्र मूल बिंदु है, नाभियां एक्स अक्ष पर है। मेरे भाई, केंद्र मूल बिंदु है, नाभियां एक्स अक्ष पर है, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सीधी बात है, आप यहाँ से ए का मान निकाल लो। ए का मान कैसे निकलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। सी स्क्वायर का मतलब 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर निकालना, माइनस के 9, इसको उधर ले जाओ, तो 25 बराबर ए स्क्वायर, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 5। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि आसान चीजें है ना। अब ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, तो समीकरण क्या बनेगा बताइए, समीकरण क्या बनेगा, समीकरण क्या बनेगा, समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 25 एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 1। आंसर कुछ नहीं था भाई। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, है ना, 19 की। जरा एक मिनट पानी पी लूँ थोड़ा सा यार, मैं बहुत तेजी से क्वेश्चन हो रहे हैं ना, ठीक है ना। चलिए, 19वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, उठा लें। 19वें क्वेश्चन में थोड़ा सा काम करने वाला है, जैसे कि एग्जाम्पल भी किया था हमने लास्ट वाला, 8वां एग्जाम्पल शायद था वो, इससे पहले वाला एग्जाम्पल, एक्सरसाइज से जिस पहला एग्जाम्पल था ना, उसी तरीके के सवाल हैं ये। हाँ, ठीक है, 13वां एग्जाम्पल था। क्या कह रहा हूँ 19वां सवाल, ठीक है ना। 19वें सवाल में ये बात कही है कि केंद्र तो 0 0 है, दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर, दीर्घ अक्ष जो है वो वाई अक्ष पर है, तो इसका मतलब डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है ना। दीर्घ अक्ष उसने कहा है वाई अक्ष पर है, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है,
ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, केंद्र इसका ये हो गया। और बिंदु 2,3 और 1,6 से जाता है, कहीं ना कहीं 2,3 है ना, 2,3, 3,2 और कहीं ना कहीं 1,6 इस दीर्घवृत्त पे होगा, है ना। तो समीकरण ज्ञात करना। तो देखो सबसे पहली बात सुनो, चूंकि दीर्घ अक्ष y अक्ष पर है, y अक्ष पर है, अतः दीर्घवृत्त का जो समीकरण है, दीर्घवृत्त का जो समीकरण है, ठीक है ना, समीकरण है वो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। यही तो होता है ऊर्ध्वाधर अगर हमारा दीर्घवृत्त होता है। अब देखो उसने कहा है चूंकि 3,2 दीर्घवृत्त पर स्थित है, दीर्घवृत्त पर स्थित है, इसका मतलब क्या होगा कि x की जगह आप 3 भर दो और y की जगह आप 2 भर दो उसमें। देखो तो आ जाएगा हमारे पास में कि 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर ये कह सकते हैं 9/b स्क्वायर एंड प्लस 4/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो, ठीक है। तो अब सेम काम कर लो किसको लेकर के, 1,6 को लेके, कि जो 1,6 है, बिंदु 1,6 है वो दीर्घवृत्त पर स्थित है, दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो आप x की जगह 1 भर लो उस इक्वेशन के अंदर, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड प्लस 36/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या करना है, मुझे ए बी और सी के मान ए और बी के मान निकालने, क्योंकि इसका समीकरण क्या होता है, वो होता है, मैंने लिख ही दिया समीकरण, मेरे को यही तो फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि मुझे ए और बी के मान निकालने पड़ेंगे, और ए और बी के मान निकालने पड़ेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। आप एक काम कर लो, विलोपन विधि लगा लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में 9 से गुणा कर लेता हूँ, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा जब हम इसको विलोपन विधि से करेंगे। तो चलिए समीकरण, या इसमें 9 से कर लो, ऊपर वाली में 9 चौक 36, तो समीकरण 1 में ना, 1 में ही कर लो, 9 से मल्टीप्लाई, किसने से, 9 से। तो 9 से करेंगे तो देखो 81/b स्क्वायर प्लस 9 चौक 36/a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना। और इसके नीचे लिख लो इक्वेशन नंबर 2, तो 1/b स्क्वायर प्लस 36/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब इसको मैं घटाऊंगा तो माइनस माइनस और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, 81 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 80/b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। आ भी रहा, नहीं आ रहा आपके फ्रेम में, नीचे की तरफ, हाँ बिल्कुल बाउंड्री पे पहुंच गए यार, कोई नहीं, इधर आ जाएंगे। इसका मतलब अगर यहां से देखा जाए तो हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे 80/8, देख लो, ठीक है ना। तो यानी कि बी स्क्वायर का मान जो है वो 10 आ जाएगा, बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 10, यही छोड़ दो इसको, तो हमें तो बी स्क्वायर का मान चाहिए था ना, ठीक है। अब किसी एक समीकरण में रख लो बी स्क्वायर का मान, समीकरण 1 में रख लो आप, है ना, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 में आप लिखोगे 9/b स्क्वायर का मान क्या है, 10 है, प्लस 4/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या करोगे, 4/a स्क्वायर को इधर ही रखोगे और 1 माइनस 9/10, तो आ जाएगा 4/a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 10 ही कम 10 में से 9 जाकर 1/10, है ना। या फिर a स्क्वायर का जो मान है वो आ जाएगा 10, ठीक है ना। a स्क्वायर का मान जो है वो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40, ठीक है ना। आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई से देख लो, ब्रज गुणा करके, तब समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा आपका, ठीक है ना, समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो आपको पूछना चाह रहा है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 20 को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो सेम केस है, ठीक है, क्या है, सेम केस है। तो मैं रफ कर रहा हूँ और 20 की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो 20 की तरफ भी ऐसे ही प्रोसीड करना है ना, ऐसे ही प्रोसीड आपको करना है। ठीक, चलिए छोड़ भी सकता हूँ वैसे मैं 20 को यार, क्वेश्चन नंबर 20 को छोड़ भी सकता हूँ। उस जगह एक्स अक्ष, दीर्घ अक्ष जो है एक्स अक्ष पर है, तो डायग्राम ऐसे बनेगा सर, तो दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पे है तो ऐसे बनेगा। अच्छा, और इस पर 4,3 कहीं ना कहीं पॉइंट 4,3 4,3 कहीं भी लिख दो यार, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एंड 6,2 है। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो अब यही करना है आपको कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 समीकरण बनेगा, है ना। अब देखो, चूंकि जो पॉइंट है, चूंकि बिंदु जो हमारे पास में बिंदु 4,3 है ना, दीर्घवृत्त पर स्थित है, दीर्घवृत्त पर स्थित हैं, तो आप क्या करोगे, ए की जगह एक्स की जगह 4, तो 16/a स्क्वायर प्लस 9/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक है। फिर इस पॉइंट को ले लो, ठीक है ना, आपके पास में फिर ले लो, चूंकि 6,2 ठीक है ना, दीर्घवृत्त पर स्थित हैं, तो जब इसमें पॉइंट भरेंगे हम लोग तो आ जाएगा 36/a स्क्वायर प्लस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करोगे जैसे मैंने अभी किया है इससे पहले वाले में, कि आप क्या करोगे, विलोपन विधि लगाओगे, इनके किस गुणांक बराबर करके काटोगे इनको, है ना, ऐसे करके। तो कैलकुलेशन वर्क है तो छोड़ देते हैं ट्राई। तो अब इसमें कुछ बचता नहीं है एक्सरसाइज के अंदर, मैंने लगभग सब क्वेश्चंस कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।